टीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम 21 जनवरी को होने वाली है। एग्जाम में काफ़ी मदद होगी। इस सेट को आप ध्यान से देखेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक नोटिफिकेशन बताना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक डीवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक विभिन्न एग्जाम के लिए ढेर सारी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही मैथ कंटेंट सेक्शन का भी आप टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको सीटेट का नोट्स भी मिल जाएगा, सीटेट का नोट्स भी मिल जाएगा, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे बताऊँगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे एक्सेस करना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल 100% संभावनाएँ हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 32 यानी कि 32 किलो को समान रूप से 6 बंदरों में बाँटा गया है। 6 बंदरों में समान रूप से बाँटा गया है, कितने केले शेष रह जाएँगे? यानी कि इस क्वेश्चन का सीधा-सा फंडा इतना ही है कि 32 को आपको 6 से डिवाइड कर देना है और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा? इसको जब आप 6 से ऐसे भाग करेंगे, डिवीज़न मेथड जो आपको पता है, तो क्या होगा? ये दोनों अंक 3 तो कटेगा नहीं, तो 2 अंक को कटाएँगे। तो 32 से हमें कोई कम अंक चाहिए या तो इसके समान नंबर चाहिए, तो क्या होगा? तो 6 पचे 30 आ जाएगा, 6 पचे 30 यानी कि शेषफल क्या बचा? 2 यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्थानीय मान, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो कहता है कि संख्या इतना में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? अंतर का मतलब सबसे पहले आप लोग समझ जाइए। अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। सीधा-सा एक शब्द में कहें तो घटाना है। लेकिन यहाँ पे स्थानीय मान है, इसे हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू कहते हैं। लेकिन आप लोग एक नाम और सुने होंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 2 होता है। क्या? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, यहाँ पे नंबर में जब प्लेस वैल्यू की बात होती है तो 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि पहला प्लेस वैल्यू होता है और दूसरा फेस वैल्यू होता है। क्या? पहला प्लेस वैल्यू और दूसरा फेस वैल्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने नोट पॉइंट में नोट बनाकर लिख भी लीजिएगा। एक नंबर हम लोग लिख लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे कि 7, 8, 7, 9 यहाँ पे 7 हटा दीजिए, ताकि जो मैं नंबर बोलूँ 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा फेस वैल्यू, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मान लीजिए या आपको अंक दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछता है कि प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख इस टाइप से, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू कहते हैं। यानी कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस इस टाइप से आप लोग पढ़े हैं ना 100 प्लेस, ये सभी क्या है? ये प्लेस है, यानी कि प्लेस वैल्यू है। इससे आप इस टाइप से पहचान सकते हैं कि अगर हम पूछे कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 7 का जब प्लेस वैल्यू आप पूछेंगे तो इसका सीधा-सा आंसर क्या होगा? 7 पर जितना अंक है लास्ट में कितना अंक है? तो 3 अंक है, तो 3 जीरो बैठा दीजिए, 3 जीरो बैठा दीजिए तो 7 का यह प्लेस वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया? पी भी निकल गया। अगर यहीं हमसे पूछे कि इसमें 7 का फेस वैल्यू क्या है? एफवी क्या है? तो आप कहेंगे सर 7 का फेस वैल्यू आपका क्या होगा? 7 होगा। तो आप कहेंगे सर कन्फ्यूजन कैसे है? कन्फ्यूजन को दूर कैसे करें? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप अभी जिस स्थान पे बैठे हैं, अगर आप वहाँ से किसी दूसरे जगह जाते हैं, मार्केट में सब्ज़ी लाने जाते हैं, तो आपका स्थान चेंज होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जब आप मार्केट से घर आते हैं, तो आपका स्थान चेंज होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो उसी तरीके से आप इतना ध्यान रखेंगे जब भी प्लेस वैल्यू की बात हो, तो प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान, यानी कि स्थान आपका बदलता है जिसकी वजह से आपका स्थान का स्थानीय मान भी बदलता है, यानी कि अंक का स्थानीय मान बदलता है, प्लेस वैल्यू भी बदलता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जबकि फेस वैल्यू, जब आप मार्केट जा रहे थे सब्ज़ी लाने, तो क्या आपको मार्केट आपका जो घर पे जो चेहरा था, क्या वह मार्केट जाने पे चेंज हो गया? आप घर पे उजले थे तो क्या बार मार्केट में जाने पे ब्लैक हो गया, ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, आपका जैसा फेस था वैसा ही है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि अंकित मान, इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मान बोलते हैं या जातीय मान भी बोलते हैं। अंकित मान या जातीय मान भी फेस वैल्यू को बोला जाता है, तो वह कभी भी चेंज नहीं होता है। आप इस नोट पॉइंट को बनाकर अपने कॉपी में लिख भी लेंगे और जब भी इसमें आप मान लीजिए 8 का प्लेस वैल्यू पूछे, 8 का प्लेस वैल्यू पूछे तो क्या कहेंगे? 8 के बाद जितना अंक है उतना जीरो, यानी कि 2 अंक है इसलिए 2 जीरो होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अगर 8 का आपसे
8 का अगर आपसे फेस वैल्यू पूछता है तो क्या होगा? 8 होगा क्योंकि फेस वैल्यू तो चेंज होता नहीं है। यानी कि जो अंक होगा जिसका फेस वैल्यू पूछेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और नोट पॉइंट जो मैं आपको बोला हूँ अभी जो कुछ सेंटेंसें बताया हूँ, उसे आप अपने नोट पॉइंट में बनाकर लिख भी लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकिन उससे पहले जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर समाधान करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए। इसमें नंबर दिया हुआ है 27, 65, 78 ठीक है, यह नंबर दिया हुआ है। इनमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? यानी कि 7 एक यहाँ पे है और दूसरा 7 एक यहाँ पे है। इस दोनों को आपको क्या बताना है? प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू यानी कि 7 के बाद यहाँ पे कितना अंक है? तो 1 अंक है, यानी कि 1 ज़ीरो कितना ज़ीरो? 1 ज़ीरो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो 7 ही है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 का ही आपसे प्लेस वैल्यू पूछता है, तो देखिए कै गो अंक है यहाँ पे 2 और 2 4 गो अंक है। कै गो अंक है? तो 4 गो अंक है यानी कि 4 ज़ीरो बिठाएँगे। कितना ज़ीरो? 4 ज़ीरो बैठाएँगे। अंतर का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंस यानी कि घटाव होता है। तो 70 में से 70,000 घटेगा क्या? नहीं ना घटेगा। अब क्या करेंगे? 70,000 में से कितना घटाएँगे? 70 घटाएँगे, तो यह कितना हो जाएगा? 69,970 कोई 930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 930 तो देखिए किस ऑप्शन में 930 दिया हुआ है, वहीं आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 930 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे एक क्लासेस उपलब्ध कराई गई है, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, एक क्लासेस को। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि कंटेंट सेक्शन में 15 अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा, जो कि आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएँगे और उसे एक्सेस करके क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस कोर्स में या कंटेंट में किसी तरह की समस्या होती है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप रिफंड पॉलिसी के लिए कंप्लेन भी कर सकते हैं, यानी कि क्लेम कर सकते हैं, रिफंड पॉलिसी चाहिए आपको अंडर 1 वीक आपको रिफंड पॉलिसी भी दे दिए जाते हैं। लेकिन ऑर्डर करने यानी कि कोर्स में एक एनरोल करने के अंदर-अंदर 1 सप्ताह के अंदर आपको यह मैसेज डालना है कि सर हमें रिफंड चाहिए, आपका कंटेंट हमें समझ नहीं आता है। बस आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सर स्टूडेंट आपको किस टाइप से यह कंटेंट समझ नहीं आया। बस इतना पूछने के बाद आपको 100% रिफंड पॉलिसी दे दिए जाएँगे। चाहे आपका आंसर जो भी हो जाए, ऐसा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इतना विश्वास है कि हमारे कंटेंट में अभी किसी तरह के किसी भी बच्चे ने किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं डाला है। यानी कि हमारा कंटेंट 100% बच्चे को समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए और कंटेंट सेक्शन में 15 प्राप्त कीजिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियाँ बनाई है। क्या है? अम्मू की माँ जलेबियाँ बनाई है। अम्मू की माँ जो है वह क्या करती है? जलेबी बनाती है। इनकी संख्या 50 से कम है। क्या है? 50 से कम है, यानी कि जो जलेबी बना है, नंबर ऑफ जलेबी बना है, वह क्या है? वह आपका 50 से कम है। 50 से कम है, ठीक है? 50 से कम है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए, तो तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। यानी कि 2, 7 और 3, 2, 3, 7, 2, 3, 7 व्यक्तियों में समान रूप से विभाजित किया जाता है, वितरित किया जाता है, तो कोई भी जलेबी शेष नहीं बचता है। तो कोई भी जलेबी शेष नहीं बचेगा। अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में विभाजित करना है। तो सीधा-सा आपको मतलब क्या निकालना है? 2, 3, 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3, 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21 दूना 42 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। देखिए, अगर 42 जलेबी है, क्या है? 42 तो इसका एलसीएम होगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो 42 ही मिलेगा। अगर 7 से डिवाइड करेगा, 7 व्यक्तियों में बाँटेगा तो 6-6 जलेबी बँट जाएगा, जबकि 3 व्यक्तियों से बाँटेगा तो कितना जलेबी बँटेगा? तो 14-14 जलेबी सभी व्यक्ति को मिल जाएँगे। अगर 2 व्यक्तियों में बाँटना है तो 21-21 जलेबी मिल जाएँगे, यानी कि यह बिल्कुल 100% क्या होगा? इसका 42 होगा। लेकिन अब तो नंबर ऑफ जलेबी आपको पता लग गया है, क्या है? 42 है, जो कि 50 से भी कम है, यानी कि ये भी कंडीशन वेरीफाई हो रहे हैं। तब 42 को कहता है कि 5 व्यक्तियों में बाँटना है, 5 व्यक्तियों में बाँटना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? वहीं आपसे पूछता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 तो 8 बचे 40 और 2 शेषफल बच जाएगा, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत
क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में यह कहा गया है कि शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है यानी कि एक दूसरे से कटा हुआ प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है, ठीक है? तथा नन्या और राजू से इस प्रकार लिखने के लिए कहता है, किस प्रकार से? तो राजू, राजू तो ये जो है वो वृत्त से 80 के सभी गुणनखंडों को 80 के जो राजू नाम का लड़का है, यह रलाजू जो है लिखा हुआ है यहाँ पे मिस्टेक है, राहुल होना चाहिए या रलाजू लिखा हुआ है जो कि मिस्टेक है, ठीक है? राजू हम लोग देख लेते हैं, राजू को 80 के सभी गुणनखंड यानी कि 80 का गुणनखंड का मतलब क्या है? फैक्टर लिखना है। 80 का फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है? किस-किस से यह डिवाइड हो जा रहा है, किस-किस से यह डिवाइड हो जा रहा है, यही आपको देखना है, यही आपको क्या करना है? देखना है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 80 का जब आप फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 10 हो जाएगा, इसके बाद 5 भी होगा। क्या किस-किस संख्या से कट जाएगा? 5 से भी कटेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका हो जाएगा 10 के बाद देखिए 1, 2, 4 हो गया, 4 के बाद 8 भी हो गया, 8 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 10 भी हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा तब क्या हो जाएगा तब 12, 12 पचे क्या हो जाएगा? 12 पचे 60 नहीं 12 सत्ते 84 होता है। 12 छक 72 उसके बाद 12 सत्ते 84 यानी कि 12 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं, 16 से कटेगा। 16 पचे 80, 16 पचे 80 यानी कि यह 16 से कटेगा। 16 के बाद किससे कटेगा? तो देखिए यहाँ पे 16 इसका एक मल्टीपल होगा, क्या होगा? 16 होगा। 16 क्या? 16 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल इश्यू इसे सॉर्ट आउट करने के बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 16 होगा। क्या होगा? 16 16 होगा, 16 मल्टीपल होगा 16 पचे 80 16 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद क्या हो जाएगा? 20 के बाद 40 हो जाएगा, 40 के बाद डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यह हमारा इसका फैक्टर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है नन्यान्या को दूसरे वृत्त में 110 के सभी नन्यान्या नाम का जो लड़की है, उससे क्या कहता है? उससे कहता है कि आपको 110 का क्या करना है? 110 का आपको फैक्टर लिखना है। 110 का फैक्टर लिखना है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 110 का आपको फैक्टर लिखना है। तो पहला इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए इतना टाइम देने की आवश्यकता है क्या? कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या का सीधा-सा मतलब यही है कि आपको एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ निकाल देना है, तो एचसीएफ क्या होगा? चलिए इसका एचसीएफ आप निकालेंगे, तो इस तरीके से तो करेंगे तो ये लॉन्ग मेथड है और इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इस टाइप से तो करना नहीं है। इसमें पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपसे फैक्टर ही ना गुणनखंड नहीं पूछता है। 80 और 110 का 80 और 110 का तो आप क्या करेंगे? 80 में 110 से डिवाइड कर दीजिए। 1 मर्तबे लगेगा, एचसीएफ आपको निकालना है, तो यहाँ से 30 बचेगा। 30 को 80 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 30 दूना 60, 2 आएगा। कितना? 20 और 20 को जब 30 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 यानी कि इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 10 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 को जब आप 20 से लगाएँगे तो ये 2 मरतबे कट जाएगा और यह बिल्कुल पूरा-पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि इसका क्या होगा आंसर? 10 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं निकालना था, आपको उभयनिष्ठ भागों में सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपको एचसीएफ का फुल फॉर्म पता होता है, तो आप एचसीएफ इस दोनों नंबर का निकाल लेते और बिल्कुल सही तरीके से निकाल लेते। और इससे पहले जो मैं आपको मेथड बता रहा था, वो आपको थोड़ा-सा लॉन्ग मेथड है और उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको एचसीएफ निकालने की आवश्यकता थी। तो एचसीएफ निकाल लेंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की बिल्कुल 100% संभावनाएँ हैं। कहता है 3 बहनें अन्ना लाया और सन्ना की पिकनिक पर गई। क्या? पिकनिक पर गई, 3 व्यक्ति हैं, 3 महिला, 3 गर्ल्स है। जो कहाँ पे जाती है? पिकनिक पे जाती है, जो पिकनिक पे जाती है और पिकनिक पे जा गई, उस उनकी माँ ने उन्हें ₹100 के 3 नोट दिए। ₹100 के कितने नोट? तो 3 नोट, यानी कि ₹300 हुआ। ₹50 का 1 नोट, ₹50 का कितना नोट? तो 1 नोट यानी कि ₹50 हुआ। उन्होंने ₹20 प्रति बोतल के हिसाब से, तो टोटल रुपया इसे देखिए कितना रुपया मिल गया? तो ₹350 इससे मिला।
₹350 क्या हुआ? उसके माँ के द्वारा दिया गया, ₹350 दिया गया और कहता है कि ₹20 प्रति बोतल के हिसाब से 4 बोतल खरीदा। ₹20 बोतल के हिसाब से 4 बोतल खरीदा यानी कि ₹80 का यह क्या खरीद लिया? पानी यानी कि बोतल जूस खरीद लिया, 4 बोतल जूस खरीद लिया। फिर उन्होंने शेष धन राशि को समान रूप से आपस में बाँट लिया। आपस में बाँट लिया तो कितना रुपया बचा था? उसके बाद 3 व्यक्तियों में बाँट लिया, तो 350 में से 80 आपको माइनस करना है। 80 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा और 270 को कितने व्यक्तियों में बाँटना है? तो 1 व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति यानी कि 270 को आपको 3 व्यक्तियों में बाँटना है। तो 3 व्यक्तियों में बाँटेंगे तो क्या होगा? 9 तिरी 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 तिरी 27 यानी कि 90 कितना होगा? तो 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यह आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आपसे कहता है कि 1 सेंटीमीटर आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी, जो 4, 6 भुजा वाले 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा हुआ है। यानी कि 4 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का यह क्या है? आयत है। क्या है? आयत है और इसी के साथ आपको क्या एक और भी चीज़ जुड़ा हुआ है, जो क्या है? इसी के साथ आपको एक चीज़ और जो जुड़ा हुआ है, जो कि 3 सेंटीमीटर का क्या है? वर्ग है। 3 सेंटीमीटर का वर्ग है। 3 सेंटीमीटर का क्या है? 3 सेंटीमीटर का वर्ग है। 3 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो इसमें आपसे कहता है कि वर्गाकार टिकटों की न्यूनतम 1 सेंटीमीटर वाला न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। यानी कि न्यूनतम संख्या आपको निकालना है तो क्या करेंगे? 4, 6, 3 का आप क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल लीजिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए। तो 3 छौ का 6 और इधर 4 तब 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 तो ऑप्शन में दिया नहीं है तो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा इसका? एलसीएम क्या हो जाएगा? जब 12 ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा एलसीएम क्या होगा? इसका 12 का क्या हो जाएगा? 12 तो नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका 24 हो जाएगा, तो 24 ही इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है किसी घड़ी में 7 बजने पर किसी घड़ी में क्या करना है? किसी घड़ी में 7 बजा है, किसी घड़ी में क्या बजा हुआ है? तो 7 बजा हुआ है। 7 कैसे बजता है आपको तो पता ही होगा। यहाँ पे बीच में 1 घंटे वाली सुई 7 पे होगी और मिनट वाली सुई किस पे होगी? तब 12 पे होगी, कोई दिक्कत? उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 2 कोनों की माप होगी। दोनों कोनों की माप होती है। घंटे वाली सुई यानी कि ऑवर हैंड क्या? ऑवर हैंड और मिनट हैंड। ऑवर हैंड और क्या? मिनट हैंड। ऑवर हैंड और मिनट हैंड दोनों की माप क्या होगी? तो आपको तो इतना इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कि घड़ी में जब घंटे वाली सुई के द्वारा 1 चक्र पूरा किया जाता है, तो 12 घंटा समय लगता है 1 चक्र पूरा करने में और 1 चक्र में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 12 घंटा में 360 डिग्री, तो यानी कि 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में आप कहेंगे सर 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटा में कितना? तो 360 बटा 12 करेंगे तो 30 क्या आ जाएगा? 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 घंटा है। तो जब आप 7 घंटा में निकालेंगे तो यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिए। 7 गुना 30 करेंगे तो कितना? 210 डिग्री आ जाएगा। कितना? 210 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 210 और 150 कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ऐसे भी आपको पता है कि त्रिभुज में घड़ी में तीनों कोनों का योग कितना होता है? सभी कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से 210 डिग्री आप माइनस करेंगे। 360 में से 210 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 210 जब आप माइनस कर लेंगे तो 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 150 आ जाएगा। यही विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सीधा-सा अगर यह ऑप्शन आपको पता होगा तो बिल्कुल सही आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या होगी? तो फलकों की संख्या क्या होगी? प्रिज्म में फलकों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी। अब देखिए इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए 6 गुनी है, हमें तो पता नहीं क्या है,
यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप कहता है खेत की लंबाई कितनी है? खेत की लंबाई आपको दिया हुआ है। लंबाई 120 मीटर दिया हुआ है और खेत का परिमाप आपसे पूछता है, यानी कि आयत का परिमाप आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? चौड़ाई तो पता होना चाहिए। तो चौड़ाई क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो इसमें कहता क्या है? किसी आयताकार खेत की लंबाई, लंबाई कितना है? तो चौड़ाई का 6 गुना है। तो लंबाई तो हमें कितना दिया हुआ है? 120। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर आपको चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई का 6 गुना है ना, तो लंबाई तो हमको दे दिया है 120 दिया हुआ है, तो 6 से 6 गुना निकालना है, यानी कि इसको 6 से भाग कर देना होगा। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। यानी कि चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर है और लंबाई 120 मीटर है। तब इसका परिमाप बताना है। आयताकार खेत का क्या बताना है? परिमाप। आयताकार खेत का क्या बताना है? परिमाप। आयताकार खेत का परिमाप बताना है। आयताकार खेत का परिमाप क्या बताना है? आयताकार खेत का परिमाप बताएँगे तो परिमाप का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा क्या? 2 उसके बाद लंबाई की जगह पे आप 120 रख देंगे, चौड़ाई की जगह पे और 20 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 140 हो जाएगा, 140 में 2 से गुना करेंगे तो 280 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख देंगे 120 प्लस 20। तो इधर करेंगे तो 2 गुना 140 और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 280 मीटर। क्या हो जाएगा? 280 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है। थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से आपके स्लाइड हमेशा ज़ूम आउट, ज़ूम इन हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा-सा इसे आप नज़रअंदाज करेंगे और अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इसे सॉर्ट आउट कर लें। निम्न में से कौन-सा भार 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के बाटों से मापा नहीं जा सकता? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के मापों से बाटों से मापा नहीं जा सकता। तो इसका आपको सीधा-सा क्या करना है? तो देखिए 200 100 ग्राम से तो 300 मापा जा सकता है, 200 ग्राम से 400 मापा जा सकता है, 500 ग्राम से इसे मापा जा सकता है। से ठीक है। लेकिन मापा जा सकता है या नहीं? मापा जा सकता है, लेकिन इस साढ़े 700 को 50 ग्राम का तो कोई बाट ही नहीं है। 50 ग्राम का कोई तो बाट ही नहीं है, तो इसे कैसे आप मापेंगे? तो यही आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि 50 ग्राम एक ऐसा चीज़ है जो इसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम का तो है, लेकिन 50 ग्राम का तो कोई बाट है ही नहीं, तो कैसे मापेंगे? अगर 300 को मापना है, तो 100 ग्राम का 1 बाट यूज़ कर लेंगे और 200 ग्राम का माप कर लेंगे यूज़। तो ये क्या हो जाएगा? 300 ग्राम हो जाएगा। 400 ग्राम का यूज़ करना है, तो 200 ग्राम का आप 2 बाट को यूज़ कर लेंगे। 200 ग्राम का कितना? 2 बाट यूज़ कर लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा? 400 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 ग्राम हो जाएगा। क्या होगा? 400 ग्राम हो जाएगा। तो इस टाइप से जब इसे करेंगे, तो सभी का डाटा मिलेगा, लेकिन आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका कन्फर्म नहीं मिलेगा। अगर 700 को नापना है तो 200 ग्राम प्लस 700 ग्राम मापेंगे, तो मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 700 तो पुराने के लिए करेंगे, लेकिन 50 ग्राम एक जो बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 मापा नहीं जा सकता है, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बचते हैं बोलते हैं कि क्या है, पैटर्न का क्वेश्चन है या मिसिंग नंबर का है, मिसिंग सीरीज़ का है। आप इस चैप्टर का नाम कोई भी दीजिए, राम को आम बोले या आम को राम बोले, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको इस पैटर्न को आपको समझना है और सीधा-सा आंसर बताना है। तो देखिए पैटर्न को जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 8 और 16 यानी कि डबल होते जा रहा है। तो यह क्या होगा? 32 होगा। 16 दूना 32 यानी कि ऑप्शन तो या तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो होगा ही नहीं, या तो ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4 होगा, यही ना होगा? तो आगे चेक कर लेते हैं आखिर होगा क्या? देखिए यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे टीयू है और यहाँ पे टी है, यानी कि टीयूवीडब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? टी से पहले क्या आता है? एस आता है। टी से पहले क्या आता है? एस आता है। तो यहाँ पे एस 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस 32 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस 32 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। एस के बाद टी आएगा, टी के बाद यू, यू के बाद वी। इस तरीके से इसका सही आंसर चलेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि प्रथम 5 भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? वैसी संख्या है जो 2 से कट जाए। जो 2 से कट जाए तो पहली संख्या 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, उसके बाद 6 मिलेगी, उसके बाद 8 मिलेगी, फिर 10 मिलेगी। फिर क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। तो इसका अब औसत निकालना है, तो औसत का फ़ॉर्मूला सीधा-सा होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी
संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की क्या संख्याओं की संख्या। तो जब आप इसे निकालेंगे तो एवरेज ही निकालना है ना। जब औसत निकालेंगे तो यहाँ पे औसत लिख देंगे, यहाँ पे जोड़िए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। जब इसे आप जोड़ेंगे और कितना से 5, तो प्रथम 5 है यानी कि 5 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो यह 10 है, ये भी 10 बन जाएगा और ये भी 10 बन जाएगा। तो यानी कि 10, 10, 20, 20 और 10, 30। कितना हो गया 30/5। 30/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन-सा होने की संभावना है? यानी कि भाज्य संख्या कहीं न कहीं 0 से शुरू होगी तभी यह 0 दशमलव में आएगा। यहाँ पे तो 6 आ रहा है, क्या आ रहा है? 6 पचे 30 यानी कि 6 आ रहा है तो 6 ऑप्शन में तो है नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? भाज्य संख्या कहीं न कहीं 0 से शुरू होती है, 0 को भी आपको शामिल करना होगा। तो 10 को हटाना होगा, इधर 10 हटाएँगे और यहाँ पे आपको 0 ऐड कर देना है। 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि यह क्या है? सबसे पहले जब इसमें आप 0 ऐड कर लेंगे तो संख्या तो 5 ही रहेंगी, लेकिन इसे आप जोड़ेंगे तब कितना मिलेगा? 10, 10, 20 मिलेगा। तो 20 को जब आप इसे भा देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या आपको डिसाइड करना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप घर से बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आंसर तो आ नहीं रहा है। अगर 0 भी भाज्य संख्या है तो ये तो कट नहीं रहा है। 2 से स्टार्ट कर रहे हैं फिर भी नहीं आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर थोड़ा-सा आप औसत का फ़ॉर्मूला बस यही होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को हम लोग कल बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा और भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, ठीक है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर 2 हो, यानी कि एक 1 हो और दूसरा वह खुद संख्या हो, ठीक है? उससे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपसे भाज्य संख्या पूछता है, तो क्या हम लोग एक बार अभाज्य संख्या पर इसका सही आंसर निकालें क्या? अभाज्य संख्या का फैक्टर। तो पहला 2 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है, 7 मिलता है और 7 के बाद 11 मिलता है। अगर इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो जोड़िए तो एक बार 3 दूँ 5, 5 और 5 10 और 10 यहाँ पे हो गया 7 5 12 और 12 और 5 देखिए ये इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 18 5 23 23 और 3 26 और 26 और 2 28 28/5 28/5 करेंगे तो क्या होगा? 5 का 25 5.6 आएगा। तो यहाँ पे भाज्य नहीं पूछा जा रहा है, यह क्या पूछा जा रहा है? अभाज्य, प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या है माइनर से मिस्टेक है और आपका ऑप्शन जो फिट किया हुआ है वह अभाज्य संख्या को फिट किया हुआ है। तो क्वेश्चन हम लोग एडिट करेंगे और अभाज्य संख्याओं का औसत बताएँगे, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5.6 कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कभी-कभी सीटेट में टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से आपका आंसर गलत आ सकता है, तो आप लोग घबराएँगे नहीं, थोड़ा-सा फिर से सॉर्ट आउट करेंगे और भाज्य को अभाज्य इस टाइप से थोड़ा-सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और अगर मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा क्वेश्चन गलत होता है तो सभी बच्चे को सीटेट के एग्ज़ाम में पूरा में पूरा नंबर मिल जाता है उस क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, कहता है किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्याएँ नीचे दर्शाई गई है। इधर संख्या वस्तुओं की संख्या दी गई है और इधर दिन दिया गया है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आपसे क्वेश्चन में कहता है कि उपयुक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है? परिसर का सीधा-सा मतलब यह है कि परिसर का फ़ॉर्मूला होता है। परिसर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो परिसर का फ़ॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस क्या? निम्न सीमा, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इससे हम क्या कहते हैं? या इससे हम क्या कहते हैं? द रेंज कहते हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस दिन बिका है? तो सबसे ज़्यादा 350 बिका है, इसके अलावा कोई है क्या 350 से ज़्यादा? तो नहीं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा किस दिन बिका है? तो रविवार को 350 यूनिट बेचा गया है। और सबसे कम कब बिका है? तो सबसे कम आपका 120 बिका है, यानी कि 120 सबसे कम है। इसका रेंज कितना हो गया? रेंज जब इसको घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। 230 इसका रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 230 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 230। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप इस फ़ॉर्मूला को याद रखेंगे कि परिसर का हम लोग कहते क्या हैं? परिसर का सीधा-सा मतलब यह है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हम लोग परिसर का फ़ॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और सोचिएगा। कहता है क्वेश्चन में यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है, कहता है 2 अंकों की किसी संख्या को, 2 अंकों की किसी संख्या को, तो संख्या हम लोग मान लेते हैं 12 2 अंकों की क्या है? 12 2 अंकों की संख्या है, ठीक है? 12 क्या है? 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या में जोड़ता है, किस संख्या में जोड़ता है?
किसी संख्या को कहता है यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है, किस संख्या में जोड़ता है? तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या x में जोड़ता है, किस में जोड़ता है? x में जोड़ता है, जो अंकों के पलटने से प्राप्त होती है, जो अंकों के पलटने से प्राप्त होती है, यानी कि अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा? 21 मिलेगा, 12 को पलटेंगे तो 21 मिलेगा, तो प्राप्त योगफल क्या होगा? प्राप्त योगफल यानी कि 12 और 21 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 33। 33 होगा जो कि प्राप्त योगफल होगा। प्राप्त योगफल 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो किससे विभाज्य होगा यही आपको बताना है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा होगा? ये आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे एक क्वेश्चन और है जो कि हम लोग थोड़ा-सा इस पे एनालिसिस करेंगे और कल के सेशन में एनालिसिस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सिमेट्रिकल लाइन को घर से पढ़ कर आएँगे। सिमेट्रिकल लाइन हम लोग किस-किस तरीके से खींच सकते हैं और किस तरीके से नहीं खींच सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आपको आपको कल मिल जाएगी, ठीक है? और थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए एक बार में ही। पतंग, चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज इस सब का कंडीशन भी आप याद रखेंगे कि किस टाइप के फिगर को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कर सकते हैं, चतुर्भुज कर सकते हैं, आयत कर सकते हैं, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज इस टाइप के जो भी कंडीशन होते हैं, क्या-क्या उसके कंडीशन है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप आंसर बता पाएँगे अन्यथा आपसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्ज़ाम में। तो थोड़ा-सा इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? मेरा काम है गाइड कर देना, आपका काम है उसे फ़ॉलो करना। मन है तो कीजिए अन्यथा नहीं, जैसे आपका काम चल रहा है, जैसे भी सीटेट इससे पहले भी आपका बैक लगा है किसी का, तो हो सकता है इस बार भी बक बैक लग जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है, जो टीचर बोले वह करना ही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे तो सेशन समाप्त हो चुकी है, तो आपको मैं एक जानकारी बता देता हूँ। तो जो जानकारी है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जानकारी जो है वह यह है कि आप सभी के लिए मैराथन क्लासेस ऑर्गनाइज़ की गई थी, जो कि 22 अगस्त को की गई थी। कब? तो 22 अगस्त को ऑर्गनाइज़ की गई थी। कब? तो 22 अगस्त को ऑर्गनाइज़ की गई थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन थी और इस सेशन में बहुत सारे बच्चे जुड़े भी थे। देखिए, जो बच्चे जुड़े हुए थे, उनको तो जानकारी अच्छे तरीके से प्राप्त हो ही चुकी है, आखिर क्या है? तो यह सेशन है आपका। क्या है? यह आपका सेशन है रात को 8 बजे 4 घंटे का बेस्ट कंटेंट के लिए एक ही क्लास में सारे कंटेंट को एक्सेस कर दिया गया था। कंपाइल करके अपलोड कर दिया गया था। अगर आप इस सेशन को नहीं देखे हैं, तो इस सेशन को एक्सेस कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक इससे लगभग 600 बच्चे देख चुके हैं और आप लोग भी इसे देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। मात्र 4 क्लास में यानी कि 4 घंटे के कंटेंट्स में आपको पूरे कंप्लीट 15 में 15 नंबर मिलेंगे। इस टाइप की संभावनाएँ हैं, तो आप इस सेशन को देख लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही और आपको आज के इस सेशन में जो स्लाइड अप से लेकर जो प्रॉब्लम हुई, उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लासेस से सॉर्ट आउट कर लें। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका जुड़ने के लिए धन्य